आज कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में हुई और अहम फैसले हुए। उसी के लिए रविशंकर जी और स्मृति जी आए हैं। एक टेलीकॉम सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये जो स्कीम पहले ही आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में कही थी, उसके सारा आज निर्णय हो गया है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो उसकी जानकारी पहले रवि जी देंगे। दूसरा, जुवेनाइल जस्टिस, बालकों को एक संपूर्ण न्याय मिले, उसके लिए जो सुधार का बिल है उसका प्रारूप भी मंजूर हुआ है और मॉरिशस के साथ एक व्यापारिक समझौता हुआ है। तो मैं रविशंकर जी से आग्रह करता हूं कि वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में बताएं। मित्र प्रकाश जी, श्रद्धामना स्मृति जी, पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत की योजना में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनकी प्रेरणा से भारत मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बने, ये हम लोग की कोशिश है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को हम लोगों ने काफी प्रमोट किया है। आपको मालूम है कि मोबाइल फोन 14 में सिर्फ 2 था, अब 260 हो गया है। भारत दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश बन गया है। इसी क्रम में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब क्या है? पहले उद्योग लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, एक्सपोर्ट करो, रोजगार क्रिएट करो और इंसेंटिव लो। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो इसको सबसे पहले मोबाइल और कंपोनेंट के क्षेत्र में किया गया। उसके बाद बाकी 12 एजेंडा चुने गए। आज टेलीकॉम के बारे में हुआ, जिसकी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन एक बात, देश की क्षमता और प्रतिभा कितनी बढ़ी है कि हमने मोबाइल लिंक इंसेंटिव पीएलआई को अप्रैल 2020 में अनाउंस किया था यहीं पर, जबकि कोरोना अपने चरम गति पर था और जुलाई 31 उसका लास्ट डेट था अप्लाई करने का। उस समय भी कोरोना वॉज वेरी वेरी डेडली, आई वुड से। इसके बावजूद दुनिया की टॉप कंपनियां और भारत की कंपनियां आई और उन्होंने 10 लाख करोड़ का मोबाइल बनाने का अपने एप्लीकेशन में दावा किया। 7 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट का प्रावधान रखा और लगभग 8 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही। आज जब हम आपसे फरवरी में बात कर रहे हैं तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं। और मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़ी कंपनी ने अभी तक 20,000 लोगों को नौकरी दे दी है और अगले साल तक वो 1 लाख को डायरेक्ट और 3 लाख को इनडायरेक्ट जॉब देंगे, सिर्फ एक कंपनी। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 5 साल में वो $40 बिलियन का मोबाइल फोन बनाएंगे, जिसमें 90% यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापानी देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो भारत में मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड एक्सपोर्ट, तो उसकी सफलता मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में ये उपलब्धि हम प्राप्त कर पाए हैं। तो इसके लिए हम सभी प्लेयर्स का अभिनंदन करना चाहते हैं और ये गति और आगे बढ़ेगी। उसी की दूसरी कड़ी के रूप में आज हमने टेलीकॉम सेक्टर के लिए पीएलआई को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आप एक बात जान लें कि भारत में जो टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स हैं, आप सभी जानते हैं, वो इक्विपमेंट कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कोर कंपोनेंट होते हैं, स्विचिंग डिवाइस होते हैं, फिर आपके एक्सेस नेटवर्क वायरलेस इक्विपमेंट होते हैं, कई चीजें होती हैं। इसका 50,000 करोड़ का यहां पर इंपोर्ट होता है, बाहर से आते हैं। तो हमें इसको ऑफसेट करना था
और मेक इन इंडिया टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में आगे बढ़े। अब 5G के इक्विपमेंट्स आएंगे, बाकी आएंगे, तो इसके लिए हमें इंसेंटिव देना जरूरी था। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने स्टेक होल्डर से काफी चर्चा की और चर्चा करने के बाद 40,000 करोड़ रुपए का तो मोबाइल का PLI था। ये PLI अभी हमने बताया है लगभग 12,195 करोड़ रुपए का। इसके दो कंपोनेंट हैं। आत्मनिर्भर भारत में हम भारत की MSME को भी प्रमोट करना चाहते हैं। वी वांट टू प्रमोट MSMEs ऑफ इंडिया। उनके लिए 10 करोड़ का थ्रेशोल्ड है कि आपका 10 करोड़ का है तो हम आप इसमें आ सकते हैं और आगे आप ऊपर तक 50 करोड़ तक जा सकते हैं। और जनरल के लिए 100 करोड़ रुपए रखा है और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ये सबका डिटेल्स कैसे हम डिसबर्स करेंगे ये आपको प्रेस रिलीज में मिल जाएगा। और जो हमारा अनुमान है, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम 2,44,200 करोड़ का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करेंगे। In the coming 5 years, we hope to have the incremental production of 2,44,200 crores, export worth 1,95,360 crores, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 40,000 लोगों को देंगे और टैक्स रेवेन्यू भी लगभग आप ऐसा मान के चलें 17,000 करोड़ देश में आएगा। तो ये चर्चा करने के बाद बनाया तो लोगों ने कहना था कि अगर ये स्कीमें मिलती हैं तो भारत में हम बहुत विस्तार से अपने फुटप्रिंट को आगे बढ़ाएंगे। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मैंने बता दिया, उसके कंपोनेंट की बात मैंने बता दिया। अभी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का हमने सेकंड शुरू किया है और जल्दी ही हम एक और PLI लेके आने वाले हैं। लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट, सर्वर एक्सेट्रा के बारे में। तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रक्रिया को हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचाना है। और हमारा मानना है कि ये जो पूरा, और मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पड़ोस देश की 14 फैक्ट्रियां भी हम ले आए हिंदुस्तान में, जिसमें कोर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोबाइल के और बाकी उनके असेंबली लाइन के लोग थे। तो हम भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बनाना चाहते हैं। और भारत के प्रति कोरोना की मजबूरियों के बावजूद जो इतना आकर्षण बढ़ रहा है, उसके 3 कारण हैं। नंबर 1, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इनकरेज किया है। नंबर 2, भारत एक बड़ा मार्केट है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरकार ने बहुत प्रमोट किया है। और नंबर 3, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व को दुनिया में जो एक रेस्पेक्ट से देखा जाता है इंडिया को, इसकी इन टोटल सर्कमस्टेंसेस के कारण आज भारत में ये सफलता मिली है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के बारे में आज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बनाया है, ये भी बहुत सफल होगा और भारत एक बहुत ही वाइब्रेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनेगा इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, जो मेरी अंतिम टिप्पणी है, फिर स्मृति जी अपनी बात कहेंगी। 14 में जब हमारी सरकार आई थी, और इस फिगर को आप ध्यान रखें, 14 में हमारी सरकार आई थी तो देश का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का टोटल वैल्यू था 1,90,000 करोड़, 1,90,000 करोड़, 1415। और 19-20 में यह हो गया है 5.5 लाख करोड़। तो फ्रॉम 1,90,000 करोड़ टू क्लोज टू 5.5 लाख करोड़, 50 लाख करोड़। ये PLI के पहले की स्थिति है। अब PLI आया तो मैंने आपको संकेत दे दिया, तो ये पूरा संकेत इसी बात से जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोनॉमी बनेगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो आज के दिन मैं बहुत अभिनंदन करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इसके लिए सहमति दी। और मैं अपील करूंगा सारे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स से इक्विपमेंट्स के कि कम ऑन, इंडिया इज वेटिंग फॉर यू विद दिस स्कीम, एंजॉय दिस स्कीम, विल गिव यू ऑल द हेल्प। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं मैडम स्मृति ईरानी जी से ब्रीफ करें। संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के माध्यम से
जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में अमेंडमेंट लाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। प्रशासनिक ढांचे में देश भर में बच्चों के संरक्षण के दृष्टि से कुछ विशेष निर्णय लिए गए हैं। हर जिले में अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सम्मिलित होंगे, उनको अब अधिकार दिया जाएगा कि जो एजेंसीज जे एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी फंक्शंस को मॉनिटर करे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट का चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत फंक्शन करेंगे। आज तक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में किसी को भी सदस्य बनाने से पहले बैकग्राउंड चेक विशेषतः उसका कोई डायरेक्शन प्राप्त नहीं हुआ था। जो अमेंडमेंट प्रस्तावित है उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में सदस्य बनाने से पहले व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक, एजुकेशनल क्वालिटीज, इन सबको भी अब सम्मिलित किया गया है। देश भर में जब किसी संस्थान को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन चलाना होता तो वो प्रदेश की सरकार के पास अपना पर्पस लेकर जाते, तत्पश्चात वो रजिस्टर होते। अब जो अमेंडमेंट प्रस्तावित है उसमें किसी भी प्रदेश में किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन से पहले उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहले उस इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी, उस इंस्टीट्यूशन का बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही रिकमेंडेशन प्रदेश सरकार को भेजेंगे, जिसके अंतर्गत फिर ऐसे संस्थानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। प्रस्ताव में यह बात भी सम्मिलित है कि अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंडिपेंडेंटली चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, स्पेशलाइज्ड जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अडॉप्शन संबंधी भी एडमिनिस्ट्रेटिवली सभी फंक्शंस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधीन किए जाएंगे। एक्ट के स्कोप को विस्तारित करते हुए जो बच्चे ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज के शिकार हुए, जो बच्चे रेस्क्यू किए गए वर्किंग थ्रू दी NCLP, जो बच्चे उनके गार्डियंस द्वारा भी अबैंडन किए गए, इन बच्चों को भी अब चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन और केयर की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बच्चों को अगर उनके परिवारों के साथ रिस्टोर किया गया है, रनअवे बच्चे हैं अथवा अगर बच्चे मृत पाए गए, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में ये सारा डेटा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधिकार में आएगा, जो क्यूमुलेट होकर प्रदेश की सरकारों के साथ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अब अडॉप्शन केसेस भी डिसाइड कर पाएंगे, और अगर किसी को अपील करनी हो तो वो डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर अपील कर सकते हैं। लास्टली, वर्तमान में 3 कैटेगरीज हैं एक्ट में, जिसमें पेटी, सीरियस और हीनियस क्राइम्स के संदर्भ में
जो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं उनके अंतर्गत केसेस को कंसिडर किया जाता है। अब एक और कैटेगरी इसमें सम्मिलित की जाएगी, offenses where the maximum sentence is more than 7 years but no minimum sentence is prescribed, or minimum sentence of less than 7 years is provided, shall be treated as serious offenses within the act. हमारी ये कोशिश है कि प्रदेश सरकारों, सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ चर्चा करने के बाद जो अमेंडमेंट प्रस्तावित है उसकी वजह से जिलावार, प्रदेशवार बच्चों को संरक्षित करने में यह कानून कारगर साबित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से। सर, आपको पता है कि मॉरिशस के साथ हमारे प्रगाढ़ संबंध रहे हैं और मॉरिशस में बहुत मात्रा में भारतीय भी बसे हैं। तो आपको पता होगा, मोदी जी सत्ता में आने के बाद 2016 में एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज 363 मिलियन US डॉलर का वो मॉरिशस के लिए भारत ने दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनी, उसका उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्री ने किया। एक मेट्रो एक्सप्रेस का भी प्रोजेक्ट है और एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया है। अब जो व्यापारिक संबंध है वो प्रगाढ़ करने के लिए पहली दफा एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये मॉरिशस के साथ बना है। इसमें 310 आइटम्स भारत मॉरिशस में भेजेगा, दूसरा भी एक्सेस उसको मिलेगा और भारत में मॉरिशस से 615 वस्तुएं आएगी। तो इस तरह से दोनों का ट्रेड आज भी अच्छा है, वो और बढ़ेगा। यही मुख्य मुद्दा है। इसके बारे में प्रेस रिलीज जारी किया है, उसको आप देखेंगे। धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, नाउ वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। 81। सर, मैं अनिल हूं न्यूज 18 से। जिस तरह से पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे थे, क्या आज की कैबिनेट में पेट्रोल डीजल के कीमत पर भी कोई चर्चा हुई या सरकार कोई एक्साइज ड्यूटी या सेस कम करने पर भी विचार कर रही है? ऐसा है, जैसे आपको पता है कैबिनेट में जो विषय हुए वही हम इस प्रेस में बताते हैं और पेट्रोल डीजल की एक पॉलिसी पहले ही हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 56। सर, मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। सर, रवि सर से एक छोटा सवाल है सर कि संदेश ऐप को लेकर के क्या खबर है सर, और संदेश ऐप क्या व्हाट्सएप की तरह काम करेगा और सरकार का इसके ऊपर क्या विचार है? एनआईसी ने इसको बनाया है, क्या ये सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा या आम जनता के लिए भी होगा? मान लो कि आज जो हमने विषय बताया इस पर किसी को कोई सवाल नहीं पूछना है, मतलब सभी संतुष्ट हैं, तो आप बताइए। लास्ट वन मोर। मैं आऊंगा नंबर 11। आपकी बात का जवाब दूंगा। हाँ बताइए, क्या बोलिए साहब, किसको? नंबर 11 इज देयर सर। Sir, my question is regarding the PLI. Towards your right, sir. Towards your right. This PLI scheme, if you can give us some, idea about the thresholds on both investment and the incremental sales, and by when will the PLI scheme on this particular sector will be implemented? Therefore, in the very beginning of my analysis, I elaborated in detail what has been the modest success in the challenging times of COVID as far as the mobile manufacturing is concerned. I gave you number, employment, all the top players came to India. As regards the implementability of this scheme is concerned, it will be implemented from the 1st of April. Okay? I've already told you what the reservation for MSME is there, others is there. And what our feedback is, majority of the major international players are keen to come to India.
Some have their footprints in India. They are willing to come, and we are going to give them all the encouragement, including for domestic manufacturers. Last question, 30 Sir, minutes. telecom equipment makers have said that the existing investment should be respected when it comes to PLI scheme. So, will there be any brownfields facilities will be included in this PLI scheme? First of all, you must understand the basic core of the PLI scheme. The basic core is to make India a big hub of global manufacturing process, where products are manufactured not only for India, but also for exporting outside India. And therefore, without naming any big international mobile manufacturing giant, I gave their blueprint as we understand, that they propose to make 90% of their 40 billion productions in the coming 2, 3, 5 years for export outside. Therefore, PLI scheme by its very nature impresses both on manufacturing, export, and also for domestic market. And in this way, India will become a very significant player in the global value chain. That's what the PLI is about. 52. प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज से। आपसे रविशंकर सर से सवाल है। आपने कहा कि एक पड़ोसी देश से 14 कंपनियों का भारत लाने में कामयाब हुए। आप शायद नाम नहीं लेना चाह रहे, हम लोग चीन समझ रहे हैं उसको। हम ये जानना चाहते हैं कि कोई नाम नहीं लिया है। धन्यवाद। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चीन जैसे देशों से कितना इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट हो पाएगा भारत में, ये जो प्रोडक्टिविटी। देखिए बहुत बड़ी बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कंपोनेंट्स हो, चाहे वो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स हो, इसमें चीन का एक बड़ा शेयर है। आस्ते आस्ते जो भारत की क्षमता है, मुझे लगता है कि हम बहुत ही अच्छा काम करेंगे। अगर हम 5वें 6ठे स्थान से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पहुंच गए, तो मेरे मन में ख्वाहिश है हम नंबर 1 बन जाएं, और हम करेंगे। तो हमेशा बड़ी सोच होनी चाहिए, और हमें भारत की नीति, भारत की रीति, भारत का मार्केट और भारत के ह्यूमन रिसोर्स की क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। 19. My question doesn't pertain to today's cabinet, yet I need to ask, and this is for Smriti Now Irani. I'll come to before. Yes, my friend on Sandesh app. Sandesh app. भाई स्मृति जी ने भी बहुत बड़ा नीतिगत वक्तव्य दिया है, उन पर किसी ने सवाल नहीं पूछा है, इसका पूछना चाहिए, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। संदेश ऐप के बारे में आप एक बात जान लीजिए। हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म्स आगे बढ़ें। भारत की क्षमता है, और उस क्षमता का हमारा एक बहुत ही प्रामाणिक आधार है। 2015 में स्टार्टअप मूवमेंट शुरू किया ना, आज भारत के बच्चों ने भारत को दुनिया का 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप मूवमेंट बना दिया। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2020 में 20 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने हैं। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? 1 बिलियन रेवेन्यू, 7,000 करोड़। यंग बच्चों ने अपना यह अरमान पूरा किया है। तो हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं। मैंने सदन में भी कहा था, आज भी कहूंगा कि दुनिया के प्लेटफॉर्म्स भारत आए, भारत में काम करें, भारत में उनके फॉलोअर्स बने, भारत में वो व्यापार करें, भारत में पैसे कमाएं। लेकिन भारत के कानून का पालन करना पड़ेगा, संविधान और कानून का। और दूसरा, भारत के अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अच्छा अवसर मिलना चाहिए। अब हमने आत्मनिर्भर भारत में प्लेटफॉर्म आया था, बेंगलुरु के बच्चे हैं यंग, हम लोगों ने एक फैसला किया, प्रकाश जी बैठे हैं, हम बैठे हैं, स्मृति जी बैठी हैं, कि जरा हम लोग का भी स्वाद चख लें। तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे अपने फॉलोअर 5 लाख हो गए हैं, इन लोग के भी हो गए हैं। उसी प्रकार से संदेश भी है। तो इंडिया शुड रिस्पेक्ट प्रोलिफरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड लीव इट टू द पीपल ऑफ इंडिया टू डिसाइड विच प्लेटफॉर्म इज देयर बेस्ट suitable to their need and interest. That's how we'll see it. Yeah, 19. Thank you, sir, for the chance. Now, this question is for Smriti Irani, and sir, as you as the law minister also perhaps can comment on this. We're just hearing from the courts, your former colleague, MJ Akbar, who had filed a criminal defamation against Priya Ramani. Priya Ramani has been acquitted by a Delhi court, and hence, since he's been your cabinet colleague, I'm asking for your first reactions to that, sir. And ma'am. Since this is a news that you're breaking, till such time I don't get details, I think it would be a bit irresponsible for me to give
an exact statement, but I have said before on political and social platforms, not only as a politician but also a woman, that due protection of law is given to every woman, and I'm aware that judicial bodies, on the basis of evidence produced before them, can pronounce adequate judgments to protect the interests of women across the country. 37. एक सवाल स्मृति जी से है और एक रवि जी से है। आप तो इनसे क्यों नहीं, इनसे भी क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप? आई थिंक रविंद्र एक पूछ लीजिए। जी हमारा तय है। स्मृति मैम, ये जो बालकों के संरक्षण को लेकर नया अमेंडमेंट हुआ है, लगातार आप लोग अमेंडमेंट करते जा रही हैं, आखिर मूल में परेशानी कहाँ है कि एक पुख्ता कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है कि पूरे देश में एक समान हो और संरक्षण पर सब एक तरह से निर्भर हो जाए कि हाँ अब आगे से इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, पहला चीज। और छोटा सा इसी से है, कैबिनेट में आप लोग गन्ना किसानों के बारे में बात करती हैं सबको, और प्रियंका गांधी वाड्रा आपकी सरकार पर हमला करती है कि जुमला एक लखीमपुर खीरी के किसान का हवाला देकर कि उसको गन्ना का भुगतान नहीं हुआ, जबकि उसने कहा है कि 1 साल का भुगतान हो गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमला कहा था, आज उसको वहां किसान नहीं डिनाई किया। एक कैबिनेट पर, एक आपकी सरकार पर हमले पर। बाद में रवि, मैं बच्चों के संरक्षण हेतु आपने जो प्रश्न पूछा उसके संदर्भ में कहना चाहूंगी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने देश भर में 7,000 से ज़्यादा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का सर्वे किया। उस सर्वे के अंतर्गत ये पाया कि 1.5% से ज़्यादा ऐसे हमारे यहाँ पर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जिसमें इंस्पेक्शन की चुनौती है। लगभग 29% ऐसे हैं जहाँ पर हमें विधिवत जो मैनेजमेंट कमेटी की दृष्टि से चुनौतियाँ देखी गई। तत्पश्चात जब प्रदेश की सरकारों के साथ भी चर्चा हुई तो ये ज्ञात हुआ कि जो समन्वय की श्रृंखला प्रशासनिक होनी चाहिए, जिला स्तर से लेकर प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार तक, उस पूरी श्रृंखला को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो बच्चों को लीगली फ्री डिक्लेयर करती है फॉर अडॉप्शन, तो वो आइसोलेशन में काम ना करे, इस दृष्टि से भी इस जो अमेंडमेंट है उसमें उसका प्रावधान किया गया है। आज तक ऐसा प्रावधान नहीं था कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर महिला बाल शोषण का कोई केस है उसको क्या हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से दरकिनार कर सकते हैं। साथ ही जो प्रस्ताव आया उसमें विधिवत 3/4 नंबर ऑफ मीटिंग्स मैंडेटरी अब हो गई हैं कि सभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मेंबर्स को इसमें होना पड़ेगा, अपनी शिरकत करनी पड़ेगी। आज का ये निर्णय जो है, जैसे रवि जी ने कहा, कानून की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से बच्चों के संरक्षण में एक बहुत बड़ी नरेंद्र भाई द्वारा एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कदम है। वो बच्चे जो 8 साल से कम आयु में बेगिंग में या फिर जबरन लेबर में पाए जाते हैं, रेस्क्यू किए जाते हैं, अब उनको भी इसमें प्रोटेक्शन का प्रावधान दिया गया है। वो बच्चे जिनसे ड्रग अब्यूज़ के केसेस करवाए जाते हैं, वो बच्चे जो ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स होते हैं, वो बच्चे जिनके नाम से गार्डियंस तो उपलब्ध होते हैं लेकिन गार्डियंस उनको त्याग देते हैं, अबैंडन कर देते हैं, अब उनका भी इसमें संरक्षण होगा। कई बार ऐसा पाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एक घटना होने के बाद सूचना जाती है। अब इस प्रावधान के बाद पूरा का पूरा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है डिस्ट्रिक्ट का, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत ही काम करेगा, ताकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से बाकी महकमे हैं वो सब समन्वय के माध्यम से बच्चों के संरक्षण काम आएंगे। रविंद्र जी का थोड़ा इंतजार करें। एक चीज ऐड कर देना चाहती हूँ। सर्वेक्षण के बाद हमने प्रदेश की सरकारों के साथ चर्चा की और लगभग 500 ऐसे संस्थानों को बंद कराया who have refused to register themselves under the JJ Act। इलीगली चल रहे इन होम्स को बंद करवाने में प्रदेश की सरकारों ने जो हमारा सहयोग किया उसके लिए मैं सार्वजनिक उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आई थिंक कैबिनेट मुझे लगता है कि ये प्रेस हम लोग कैबिनेट की ब्रीफिंग पर करते हैं। नहीं, आपसे तो नेक्स्ट इसको उसी पर रहने दिया जाए। एक सर, एक रवि जी आपसे फ्यूचर कैबिनेट का एक सवाल है हमारा और देश से भी जुड़ा हुआ है कि फ्यूचर कैबिनेट, ये क्या शब्द? रवि फ्रांस ने एक एंटी रेडिकलिज्म बिल पास किया जहां पर सभी धर्मों को एक समान ट्रीट किया जाएगा। क्या भारत में कॉमन सिविल कोड या उस तरह के कोई ट्रीटमेंट होगा? कानून मंत्री है। इसके बिल का हम उसका अध्ययन करके आपके इस गुणी प्रश्न का उत्तर देंगे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन 50।
गुड इवनिंग सर, दानिश आनम फ्रॉम जी बिजनेस। सर मेरा सवाल टेलीकॉम मिनिस्टर और सेक्रेटरी से है। सर जो पीएलआई स्कीम आज अनाउंस करी गई है, इस पे 5G पे कितना फोकस होगा, एंड सेकेंडली हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में 5G ट्रायल्स स्टार्ट होंगे? That as far as the scheme is concerned, it will kick in from 1st of July. We have done all the homework, we have done all the consultations, the players are ready, and I think in the coming 5 years it will do exceedingly well. Regarding the 5G trials are concerned, please wait for other press conference. Today there are important things also. Thank you very much, sir. Thank you, friends. Thank you. Very nice.